प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका बातचीत की आड़ में ईरान के साथ जंग की तैयारी कर रहा है। ईरान के अंदर ये चर्चा शुरुआत से ही हो रही थी और अब तो ये दावे हो रहे हैं कि जंग कभी भी शुरू हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी तक कह रहे थे कि खामेनेई बातचीत के लिए तैयार है, बातचीत से समस्या का हल हो जाए ये सभी के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अब अमेरिका ही बातचीत से भागता दिखाई दे रहा है। अब तक अमेरिका और इजरायल को परेशानी ईरान के परमाणु कार्यक्रम से थी और ईरान जब इस पर बात करने को तैयार हुआ तो अमेरिका दूसरे मुद्दे लाने लगा, जिसके बाद दुनिया भी अब यह मान रही है कि जंग की तैयारी में जुटा अमेरिका ईरान पर कभी भी हो सकता है हमला। इजरायल ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि ईरान जिस बैठक की तैयारी कर रहा है अमेरिका उसमें शामिल ही नहीं हो रहा, यानी ईरान को धोखा देने की तैयारी की जा रही है। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। इजरायल की बड़ी स्ट्राइक, हमास गजा ब्रिगेड के 2 कमांडरों को किया ढेर, 24 फलस्तीनियों की गई जान, युद्धविराम पर गहराया संकट। शहबाज सरकार की बड़ी मुश्किलें, बलूचिस्तान में बलूच लड़ाकों ने कई सैन्य चौकियों पर किया कब्जा, खैबर पख्तूनख्वा में भी धमाका, एक कैप्टन शहीद। दुनिया पर मंडराया परमाणु जंग का खतरा, रूस और अमेरिका के बीच न्यू स्टार्ट संधि खत्म, युद्धविराम की कोशिशों के बीच रूस ने दी बड़ी चेतावनी। और चलते चलते में देखेंगे फ्रांस के अस्पताल में शख्स के आते ही मचा हड़कंप, पेट में मिला पहले विश्व युद्ध का जिंदा बम। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नाइजीरिया के क्वारा में आईएसआईएस से जुड़े समूह का बड़ा हमला, गांव में घुसकर सशस्त्र समूह ने किया अंधाधुंध हमला, 200 लोगों की ली जान। बांग्लादेश को लेकर मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, 17 महीनों में 413 बार हुई मॉब लिंचिंग, भीड़ ने 181 लोगों की ली जान। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की घोषणा पर रूस बोला, भारत किसी से भी तेल लेने के लिए आजाद, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा, भारत रूस से नहीं खरीदेगा तेल। अमेरिकी कानून का सामना कर रहे वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति मादुरो की बड़ी मुश्किलें, अमेरिका से अर्जेंटीना ने की प्रत्यर्पण की मांग, ड्रग तस्करी के आरोप में न्यूयॉर्क की जेल में बंद है मादुरो। तो अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत नहीं होगी बल्कि जंग होगी, और ये जंग अब कभी भी शुरू हो सकती है। अमेरिका हमले की तैयारी में है तो ईरान ने 3000 मिसाइलें और 1500 ड्रोन अटैकिंग मोड में तैनात कर दिए हैं। ईरान के निशाने पर अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन और पूरा इजरायल है। पूरा ईरान अलर्ट मोड में है, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई ने साफ कर दिया है कि हमला उनका देश पहले नहीं करेगा, लेकिन अगर हमला होता है तो फिर वो बड़ा पलटवार करेगा और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और इजरायल भी बड़े हमले की तैयारी में जुटे हुए हैं। ईरान पर 1000 लड़ाकू बम और सैकड़ों मिसाइलों से हमला किया जाएगा और उसके मिसाइल लॉन्चर और डिफेंस सिस्टम को सबसे पहले निशाना बनाया जाएगा, जिससे ईरान के पलटवार करने की ताकत को कमजोर किया जाए। लेकिन इस बार चिंता ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर भी जताई जा रही है। इजरायल के रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि इस बार जंग शुरू होने के कुछ ही घंटों में अमेरिका और इजरायल के कई लड़ाकू विमान को मार गिराने में ईरान कामयाब हो सकता है। जंग का रुख क्या होगा ये पहले 24 घंटे तय कर देंगे, यानी जंग की तैयारी पूरी हो चुकी है और ये तैयारी इसलिए हुई है क्योंकि दोनों ही देश जो पहले बातचीत शुरू करने के लिए तैयार दिख रहे थे, अचानक इससे अपने पैर वापस खींच लिए हैं। 6 फरवरी को तुर्की के इस्तांबुल में बातचीत होनी थी, लेकिन ईरान अड़ गया कि बातचीत तुर्की में नहीं ओमान में होनी चाहिए, और ईरान के कहने पर मस्कट में बातचीत की तैयारी भी शुरू हो गई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इसे लेकर ओमान का आभार भी जता दिया, लेकिन अमेरिका ने इसकी मंजूरी नहीं दी। बातचीत के मुद्दों पर भी पेच फंसा रहा। ईरान सिर्फ और सिर्फ परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत करने को तैयार था, लेकिन अमेरिका ईरान पर उसके मिसाइल कार्यक्रम को भी बंद करने का दबाव बना रहा है और दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे, जिसके चलते बातचीत पर ही संकट खड़ा हो गया।
इजरायली मीडिया ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा है कि अब यह बातचीत नहीं होगी, क्योंकि बातचीत के लिए ना तो मुद्दे तय हो पाए और ना ही वेन्यू। वैसे कहा तो यह भी जा रहा है कि इजरायल नहीं चाहता है कि ईरान के साथ कोई समझौता हो और जंग की आशंका खत्म हो, क्योंकि इस बार जंग की शुरुआत इजरायल को नहीं करनी बल्कि अमेरिका खुद करेगा। और अगर अमेरिका जंग से पीछे हट जाता है तो इजरायल के लिए भविष्य में मजबूत ईरान मुसीबत का कारण बन सकता है। इसीलिए इजरायल के पीएम नेतन्याहू शुरुआत से ही ट्रंप पर हमले का दबाव बना रहे थे और अब इजरायल का यह दबाव ही इस बातचीत में बड़ी रुकावट बनता दिख रहा है। ईरान की विपक्ष समर्थित न्यूज एजेंसी ईरान इंटरनेशनल का भी दावा है कि अब दोनों ही मुल्क शुक्रवार को यानी 6 फरवरी को कोई वार्ता नहीं करेंगे। वैसे बातचीत रद्द हो गई है, इसे लेकर ना तो अमेरिका की तरफ से कोई साफ बयान आया है और ना ही ईरान ने इसे लेकर कुछ कहा है, बल्कि जो बयान सामने आए हैं उसमें बातचीत की तैयारी की ही बात कही गई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने तो ओमान को इस बात के लिए आभार जताया है कि उसने कम समय में ही मस्कट में बातचीत की व्यवस्था कर दी। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का धमकी भरा अंदाज अब भी बरकरार दिख रहा है। उन्होंने कहा है कि बातचीत की चिंता खामेनेई को करनी चाहिए। एनबीसी न्यूज ने जब ट्रंप से पूछा कि क्या आयतुल्ला अली खामेनेई को चिंतित होना चाहिए, तो ट्रंप ने जवाब दिया कि मैं कहूंगा कि उन्हें बहुत चिंतित होना चाहिए। वे हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में अभी और ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अब जिस तरह से बातचीत रद्द होने की खबरें आ रही हैं, उसके बाद कहा यह जा रहा है कि चिंतित सिर्फ खामेनेई को नहीं होना है, बल्कि पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट चिंता में दिख रहा है। नींद अमेरिका और इजरायल की भी उड़ने वाली है, क्योंकि इस बार यह जंग बेहद भयानक होने वाली है। और इसका एक ट्रेलर ट्रंप की चिंता से भी दिख रहा है। जिस तरह उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात की और ईरान से दूर रहने को कहा है, साथ ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी ईरान की सैन्य मदद नहीं करने की गुहार लगाई है, उससे साफ है कि ट्रंप ईरान की ताकत से डरे हुए दिख रहे हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे गजा की। तो इजरायल ने एक बार फिर गजा में बड़ा हमला बोला है, जिसमें कम से कम 24 फलस्तीनियों की मौत हो गई। गजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक इजरायली हमलों में कम से कम 5 बच्चे, 7 महिलाएं और ड्यूटी पर तैनात एक पैरामेडिक की भी जान चली गई। ये कोई पहली बार नहीं है जब इजरायल ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया हो। वो लगातार गजा में हमले कर रहा है और बार बार इन कार्रवाइयों के पीछे हमास को जिम्मेदार बता रहा है। इस बार भी इस हमले पर उसका कहना है कि ये हमले उग्रवादियों को निशाना बनाकर किए गए। इजरायल ने कहा कि ये हमले हमास की तरफ से किए गए हमले के जवाब में किए गए, जिसमें एक इजरायली सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया था। हमने 3 उग्रवादी नेताओं को मार गिराया जो हमारे सैनिकों के लिए खतरा बने हुए थे। हमारी सेना ने हमास कमांडर मोहम्मद अल हबील और इस्लामिक जिहाद के अली राजियाना कोको को मार गिराया है। इजरायल का दावा है कि अली राजियाना न केवल आतंकियों की तैनाती और संगठन की रक्षा योजना बनाने का जिम्मेदार था, बल्कि पूरे युद्ध के दौरान उत्तरी गजा में बंधकों को कैद में रखने की निगरानी भी वही कर रहा था। लेकिन युद्ध विराम के बावजूद लगातार हो रही इस हिंसा से संघर्ष विराम पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 10 अक्टूबर 2025 को संघर्ष विराम लागू होने के बाद से अब तक 556 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें आधे से ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। वहीं इजरायल का दावा है कि इस अवधि में उसके 4 सैनिक मारे गए हैं। हमास बार बार मध्यस्थ देशों से इजरायल पर युद्ध विराम का पालन करने का दबाव बनाने की अपील कर रहा है। मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों ने भी इजरायल के इस रुख की कड़ी निंदा की है, लेकिन इजरायल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के तहत गजा में लागू युद्ध विराम पर संकट बढ़ता जा रहा है। डर के साए में जीने को मजबूर गजा के निवासी इस इंतजार में है कि आखिर कब वाकई शांति आएगी। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान इस वक्त मुसीबत में दिख रहा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान की आर्मी पर हमले अचानक तेज हो गए हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने बलूचिस्तान में इस वक्त ऑपरेशन हेरोफ चला रखा है, जिसमें पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी ये बात मान रहे हैं कि बलूचिस्तान का 40% हिस्सा अब पाकिस्तान के कब्जे में नहीं रहा, जबकि स्वतंत्र सोर्स 80% हिस्से पर बीएलए के कब्जे की बात कह रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने तो यहां तक कह दिया कि पाकिस्तानी सेना की तुलना में बीएलए के लड़ाकों के पास बेहतर हथियार हैं। भारत और इजरायल बीएलए की मदद कर रहे हैं, जबकि बीएलए की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि पिछले 24 घंटों में नुश्की जिले में एक महत्वपूर्ण सैन्य कैंप पर कब्जा कर लिया गया है। नुश्की बस टर्मिनल के पास पाकिस्तानी बलों के कैंप के पास से रात भर विस्फोट और लगातार गोलीबारी की आवाजें सुनी गई। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में भी बीएलए की बढ़त की खबरें चल रही हैं।
जिसमें दावे हो रहे हैं कि बीएलए के लड़ाकों का 10 से ज्यादा जिलों पर पूरी तरह से कब्जा हो गया है, जिसके बाद चीन तक हलचल दिख रही है। ग्वादर पोर्ट, जो चीन के सीपीईसी प्रोजेक्ट की रीढ़ था, वहां अब सन्नाटा पसर गया है। चीन ने आधिकारिक तौर पर अपने सभी ग्राउंड ऑपरेशंस सस्पेंड कर दिए हैं। चीन के इस फैसले से शहबाज शरीफ और आसिम मुनिर तक परेशान दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान की सेना बलूच लड़ाकों के सामने टिक नहीं पा रही है। 5 दिन की जंग में बीएलए ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ते हुए दर्जनों कैंपों और सामरिक चौकियों पर अपना झंडा फहरा दिया है। बलूचिस्तान में तो पाकिस्तानी सेना बैकफुट पर दिख ही रही है और अब खैबर पख्तूनख्वा में भी बगावत भड़क उठी है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा में गैस पाइपलाइन को निशाना बना रही है। यहां के लक्की मरवत एरिया में मंजीवाला के पास गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया गया। पाकिस्तान की तरफ से गैस पाइपलाइन धमाके के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया। हालांकि स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि पुलिस ने पाइपलाइन में धमाके की पुष्टि की है। पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा इलाका तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी का गढ़ माना जाता है। गैस पाइपलाइन धमाके से पहले टीटीपी के एक नए हमले में खैबर जिले में एक सुरक्षा चेकपोस्ट को निशाना बनाया गया था। इस हमले में एक कैप्टन समेत 3 सुरक्षा कर्मियों की जान चली गई। जिन लोगों की जान गई उसमें कैप्टन की पहचान अब्बास शिनवारी के रूप में हुई है। शुरुआती जांच में बताया गया है कि टीटीपी ने पहले विस्फोटक से भरे ड्रोन से चेकपोस्ट पर हमला किया और फिर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के हाथ से फिसल रहे हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे दुनिया में न्यूक्लियर युद्ध की बढ़ती आशंका की। जी हां, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 2 सुप्रीम पावर्स अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों को लेकर हुई संधि न्यू स्टार्ट अब खत्म हो गई है, जिसके बाद रूस ने किसी भी बाध्यता को मानने से इनकार कर दिया है। और बीते कुछ वक्त में जिस तरह यूक्रेन को लेकर रूस का रुख और भी आक्रामक दिखाई दिया, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ठंड का हवाला देते हुए 1 हफ्ते के युद्ध विराम का दावा किया, तो रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा सेक्टर को ही निशाना बनाते हुए हमला कर दिया, जिस पर यूक्रेन भी भड़का हुआ है कि आखिर ये युद्ध विराम कैसा है। और खास तौर पर जिस तरह त्रिपक्षीय वार्ता से ठीक पहले रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है, उसे लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका एक स्थायी युद्ध विराम करा पाएगा या ये जंग और उलझने वाली है। आने वाले वक्त में क्या ये जंग न्यूक्लियर वॉर का रूप लेने वाली है, क्योंकि न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी यानी न्यू स्टार्ट ट्रीटी के खत्म होने के बाद रूस इसे दोबारा आगे बढ़ाने के मूड में नजर नहीं आ रहा, जिसके बाद दुनिया एक नए और खतरनाक दौर में प्रवेश करती हुई नजर आ रही है। अब इस संधि के खत्म होने पर इतनी चिंता क्यों जताई जा रही है, यह समझने के लिए पहले जान लेते हैं कि आखिर यह संधि है क्या। तो साल 2010 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा और रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति मेदवेदेव ने न्यू स्टार्ट संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के तहत दोनों देशों को ज्यादा से ज्यादा 1550 तैनात परमाणु हथियार रखने की इजाजत थी। यह वो संधि थी जिसने दुनिया के 2 सबसे बड़े परमाणु ताकतवर देशों के हथियारों की सीमा तय कर दी थी और इसीलिए यह समझौता वैश्विक शांति के लिए बेहद अहम माना गया। सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस का वैश्विक प्रभाव कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन परमाणु ताकत के कारण आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी भूमिका काफी अहम है। और अब यह संधि ऐसे वक्त में खत्म हुई है जब यूक्रेन युद्ध खत्म होने का रास्ता निकल भी नहीं पाया है और रूस और अमेरिका के बीच भी तनाव बढ़ता जा रहा है। बीते कुछ वक्त में अमेरिका ने रूस के खिलाफ जो कदम उठाए हैं, उसे आर्थिक रूप से चोट पहुंचाने की जो कोशिशें की हैं, अटलांटिक महासागर में रूस के जहाजों को कैप्चर कर उसे ललकारा है, उसके बाद तो आशंका इस बात की भी जताई जा रही थी कि रूस और अमेरिका में ही जंग न छिड़ जाए। और यह तय है कि अगर रूस और अमेरिका आमने सामने हुए तो दुनिया पर परमाणु जंग का खतरा जरूर आएगा, खासतौर पर इस संधि के खत्म होने के बाद। अब अमेरिका को परमाणु हथियारों के विस्तार की खुली छूट मिल सकती है, जो पहले ही नए परमाणु हथियारों से लैस युद्धपोतों की योजना पर चर्चा कर चुका है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव तो ये चेतावनी भी दे चुके हैं कि यह कदम दुनिया को परमाणु युद्ध के और करीब ला सकता है। मौजूदा हालात में उनकी चेतावनी पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा रही है। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे वर्ल्ड वॉर 1 से जुड़े तोप के गोले यानी शेल की। तो फ्रांस के टुलू शहर के एक अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया जब एक 24 साल का युवक पेट दर्द की शिकायत लेकर इमरजेंसी में पहुंचा। डॉक्टरों को लगा कि शायद फूड पॉइजनिंग या अपेंडिक्स का मामला है, लेकिन जो सच सामने आया उसने पूरे अस्पताल के होश उड़ा दिए। जैसे ही डॉक्टरों ने युवक की जांच शुरू की, उन्हें उसके शरीर के निचले हिस्से में कुछ बेहद असामान्य और बहुत ही ठोस चीज महसूस हुई। एक्सरे और शुरुआती जांच में जो दिखा उसने तो सर्जनों के पसीने ही छुड़ा दिए। युवक के शरीर के अंदर पहले विश्व युद्ध के समय का एक 8 इंच लंबा तोप का गोला यानी शेल फंसा हुआ था।
जी हां, जैसे ही यह बात फैली कि अस्पताल के अंदर एक विस्फोटक, एक बम मौजूद है, अफरा तफरी मच गई। डॉक्टरों को डर था कि जरा सी चूक हुई और बम फटा तो पूरा अस्पताल मलबे में तब्दील हो सकता है। आनन फानन में अस्पताल की बिल्डिंग को तुरंत खाली कराया गया, मरीजों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया। बम निरोधक दस्ते और दमकल विभाग को इमरजेंसी कॉल की गई और अस्पताल के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बनाया गया। सर्जनों ने भारी जोखिम उठाते हुए युवक की इमरजेंसी सर्जरी की और जांच के बाद बताया गया कि वो गोला फटने की स्थिति में नहीं था। बम निरोधक दस्ता उसे अपने साथ ले गया और युवक फिलहाल सर्जरी के बाद ठीक हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 1918 का ये जर्मन गोला उस युवक के शरीर के अंदर कैसे पहुंचा? तो जानकारों का अंदाजा है कि शायद किसी पार्टी में कोई अजीबोगरीब स्टंट युवक पर भारी पड़ गया। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और हफ्ते के आखिर में युवक से पूछताछ भी की जा सकती है। वहीं गोला बारूद रखने की वजह से युवक के खिलाफ कार्रवाई पर भी विचार किया जा रहा है। तो कैसी लगी आपको रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन फिलहाल आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।